See, let's start AS1. Effects of AS11. The effects of changes in foreign exchange rates. ठीक है? AS11 one of the important AS. Why? Because इसका लिंकेज और एक जगह है. कहाँ पे? एक तो तुम्हारा ब्रांच में जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज वाला लगता है, और AS16 बोरोइंग कॉस्ट में. ठीक है, ये दो जगह एप्लीकेबल हो जाता है AS11. ठीक है, बेसिकली इस AS का काम आता है जब मेरी फॉरेन करेंसी का काम आएगा, बिकॉज वी हैव टू रिपोर्ट अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज फॉर द रिपोर्टिंग करेंसी. एंड हम इंडिया में है तो हमारा रिपोर्टिंग करेंसी क्या है? रुपीज. तो हमको सब कुछ रुपीज में कन्वर्ट करके ही करना होता है. ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ, अब ईयर एंड में कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जैसे पर्सनल और रियल नेचर, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. उसका सेटलमेंट हो सकता है नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में होगा, बट ड्यू टू फ्लक्चुएशन एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज कीप्स ऑन चेंजेस. तो ईयर एंड में AS11 बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए. इफ आपने कोई सामान आज फॉरेन से खरीदा है, जब डॉलर का रेट है $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज. नाउ सपोज ईयर एंड में डॉलर का रेट $1 इज इक्वल्स टू 75 हो गया, तब आपको क्या करना चाहिए? दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने में जो डिफरेंस आया है उसका आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. दैट इज AS11. ठीक है, पर्पस क्या है? Understand the accounting for foreign transactions and foreign operations and the rates of exchange to be used to record in the reporting currency. कौन सा रेट अपने को यूज करना है ताकि उस रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिपोर्टिंग करेंसी में उसको कन्वर्ट कर सके, वो पता करना. एंड फॉरेन ट्रांजेक्शंस एंड फॉरेन ऑपरेशंस होता क्या है वो समझना. ठीक है, फॉरेन ऑपरेशंस दो तरह का था, एक इंटीग्रल ऑपरेशन और एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. इंटीग्रल का मतलब क्या था? जो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है रिपोर्टिंग करेंसी के ऊपर में. और नॉन इंटीग्रल क्या था? इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंड नहीं करता मेरे रिपोर्टिंग करेंसी के ऊपर. करेंसी दो तरह का है, वन इज फॉरेन एंड अदर वन इज रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग बोले तो हमारे लिए रुपीज, और अदर देन रुपीज कोई भी करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है. क्लियर है? डॉलर, येन, पाउंड, दिरहम, ठीक है, स्टर्लिंग पाउंड, जितना भी है वो सारा हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी. यानी जो आपकी कंट्री में, जो करेंसी आपकी कंट्री में नहीं चलती है वो आपके लिए फॉरेन करेंसी है. क्लियर है ये चीज? सो उसके बाद देखो फॉरेन ट्रांजेक्शंस. फॉरेन ट्रांजेक्शंस दो तरह का होता है. देखो इस चैप्टर को अच्छे से देखना कि कुछ चीजें समझना है इस चैप्टर में. एक तो ट्रांजेक्शंस क्या होता है वो क्लैरिटी से समझना है तो क्वेश्चंस हो जाएगा. क्लियर है? रिपोर्टिंग करेंसी तो समझ में आ गया, ऑपरेशन समझ में आ गया. फॉरेन ऑपरेशंस कौन सा होता है? इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल. इंटीग्रल मतलब जो डिपेंडेंट है, हो सकता है इंडिया में हमारा हेड ऑफिस है और इंडिया के बाहर में कोई एक ब्रांच या कुछ खोल के रखा है, लेकिन उस ब्रांच का सारा पावर हमारे पास में है. ठीक है, और नॉन इंटीग्रल का मतलब इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर हमारा पावर नहीं है, मतलब वो लोकल करेंसी में बोरो कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं लोकल करेंसी के अंदर में. क्लियर है? अब देखो फॉरेन ट्रांजेक्शन, दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, एक मॉनिटरी आइटम और एक नॉन मॉनिटरी आइटम. मॉनिटरी का मतलब जिसको आप पैसे के अंदर में पता करोगे और उसके लिए पे भी करना है या रिसीव करना है. आइटम्स विच आर एसेट्स और लायबिलिटीज, वो एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटीज भी हो सकती है. रिसीव्ड और पेड, या एसेट है तो रिसीव होगा, लायबिलिटी है तो पे करना होगा. इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट, जिसका अमाउंट आप असर्टेन कर सकते हैं. जैसे कि आपने किसी को गुड सेल किया 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख इज व्हाट? फिक्स्ड अमाउंट विच इज डिटर्मिनेबल, एंड 5 lakh is a monetary item. That person is a debtor for you. Now it is a monetary item. Clear है? Example: cash, creditors, debtors, bills receivable, bills payable, share capital, loan. ये सब क्या है? ये सारे के सारे monetary item, because इन सब को हम लोग फिक्स्ड या डिटर्मिनेबल अमाउंट में पता कर सकते हैं. क्लियर है? वेयर इज नॉन मॉनिटरी आइटम, जैसे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन मॉनिटरी आइटम. फिक्स्ड एसेट्स, आपने आज एसेट खरीद लिया, अब उसको फिक्स्ड या डिटर्मिनेबल अमाउंट में थोड़ी पे करना है. यदि आप उधार में लेके आए हो तो दैट पर्सन इज अ क्रेडिटर फॉर यू, तो वो आपके लिए मॉनिटरी आइटम. बट वो फिक्स्ड एसेट जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे उसका थोड़ी ना अमाउंट पता कर रहे हो, वो तो ओवर द टाइम डेप्रिशिएट भी होगा, वैल्यूज उसका चेंज होगा. दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन मॉनिटरी आइटम. ठीक है,
पैसे में आप वैल्यू नहीं कर रहे हो उसका यूजेस में हम वैल्यू करते हैं। क्लियर है इतना चीज? ये था मेरा मॉनिटरी आइटम एंड नॉन मॉनिटरी आइटम। पहले तो ये क्लासिफाई करना सीखना है। डेफिनेशन ऊपर स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? फॉरेन ट्रांजेक्शंस, ठीक है, फॉरेन ऑपरेशंस, रेट ऑफ एक्सचेंज, रिपोर्टिंग करेंसी। ट्रांजेक्शन दो तरह का है, मॉनिटरी, फॉरेन ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना, लोकल में नहीं। इंडिया वालों ने इंडिया के बाहर जो ट्रांजेक्शन किया है वो होता है फॉरेन ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसमें दो होगा, एक मॉनिटरी और एक नॉन मॉनिटरी। फॉरेन ऑपरेशंस दो होंगे, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल। रिपोर्टिंग करेंसी बोले तो लोकल करेंसी, ठीक है, वो रिपोर्टिंग है। अदर देन दैट सारा का सारा फॉरेन करेंसी है। नाउ रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब कौन सा वैल्यू आपको यूज करना है। बिकॉज आपको पता होगा कि ये जो, जैसे कि डॉलर से कंपेयर करते हैं, रुपीज और डॉलर का जो रिलेशन है एवरी सेकेंड फ्लक्चुएट होता है। एवरी सेकेंड मार्केट में रेट बदलती रहती है। तो प्रॉब्लम है कौन सा रेट ले। बिकॉज यदि तुम आज सवेरे 9 बजे का रेट देखोगे मार्केट का, 9:30 बजे रेट देखोगे 9:30 पे, 10 बजे क्या रेट था, 12 बजे क्या रेट था, एवरी टाइम रेट इज फ्लक्चुएटिंग, एवरी डे इट इज फ्लक्चुएटिंग। तो कौन सा रेट कंसिडर करे, बिजनेसमैन तो कंफ्यूज हो जाएगा एंड हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से करना स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगा। और यस आया ही क्यों था, यूनिफॉर्मिटी, ट्रू एंड फेयर व्यू, कंपेरेबिलिटी, इसी के लिए आया था। अभी एस1 में देखा था हमने। सो यहाँ पे क्या करना है, रेट्स ऑफ एक्सचेंज पता करना है। अब रेट्स के लिए क्या था मेरा, कहाँ लिखा था अपन? अच्छा वहां पे भी तो लिखा था, ठीक है। अब रेट्स, रेट्स का मतलब दो टाइम जरूरत होता है रेट्स का। एक, जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है मेरा फॉरेन ऑपरेशंस के साथ में, ठीक है, यानी इनिशियल रिकॉग्निशन, जिस दिन एसेट खरीदोगे, जिस दिन गुड्स सेल करोगे, जिस दिन गुड्स परचेज करोगे, जिस दिन किसी को लोन दोगे, जिस दिन किसी से लोन रिसीव करोगे, जिस दिन शेयर्स इश्यू करोगे, वो सब क्या है, उस दिन भी तो बुक्स में एंट्री करना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। फिर एक होता है ईयर एंड में कंपेयर करना एज पर प्रूडेंस की मार्केट रेट क्या है, ठीक है। तो वो हो गया सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अब इनिशियल रिकॉग्निशन तो क्या बोलता है, जिस वैल्यू में ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन जो रेट था वही रेट लेना पड़ेगा हम लोग को। लेकिन सब्सिक्वेंट के केस में, यानी ईयर एंड बैलेंस शीट डेट के केस में, आपको कौन सा रेट कंसिडर करना है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट, ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, इट इज एन इवेंट। क्लोजिंग स्टॉक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक एक इवेंट होता है। तो उस दिन ईयर एंड में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू अपन कंसिडर करेंगे, वेयर इज ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग रेट कंसिडर करेंगे। अब बात आता है इनकम्स और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस का यदि आपके पास एक्चुअल रेट है, जिस दिन इनकम हुआ या जिस दिन खर्चा किया उस दिन का रेट पता है, तो उस दिन का रेट ले लेना। इफ हर एक दिन में 10, 15, 50 बार खर्चे कर रहे हो, इनकम हो रहा है, तो प्रॉब्लम है, कौन सा रेट ले पता नहीं, देन वी विल कंसिडर एवरेज रेट। ये चीज क्लियर है। नॉन मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम के लिए हमेशा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि एसेट जिस दिन खरीदा उस दिन जो रेट था वही रेट पे हम लोग को कंसिडर करना है, क्लियर है। लेकिन मॉनिटरी आइटम हमेशा और हमेशा क्लोजिंग रेट कंसिडर करना है, क्योंकि आपका क्या होता है, ईयर एंड में आपको पता करना है कि आपका लायबिलिटी कितना है या फिर एसेट कितना है। इफ आपको किसी फॉरेन पार्टी से पैसा रिसीव करना है, ठीक है, हमें तो रुपीज में रिसीव करना है, तो ईयर एंड में चेक करो कि कितना आज, यदि मेरे को उससे पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो गेन है, और कम मिल रहा है रुपीज में तो वो क्या है, लॉस है। तो उसको आपको अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करना होता है, वही मेरे को AS11 सिखाता है। तो थोड़ा सा ये रेट्स को ना सेग्रीगेट करना, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम, एक्सपेंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी में क्या है, नॉन मॉनिटरी एक क्या है, जो मनी में नहीं है कुछ भी, ठीक है, नॉन मॉनिटरी, नाम ही क्या है, नॉन मॉनिटरी, तो उसको जिस दिन ट्रांजेक्शन होगा उसी रेट पे लेना है। मॉनिटरी को क्लोजिंग रेट में, ठीक है, ईयर एंड में उनकी क्या वैल्यू है हमें वो कंसिडर करना है। इनकम और एक्सपेंसेस को एवरेज और एक्चुअल रेट। कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो तो लायबिलिटी है ही नहीं, हम लोग को तो जस्ट नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना होता है, तो ईयर एंड में दिखाते हैं वो, तो ईयर एंड का रेट लेंगे, दैट इज क्लोजिंग रेट लेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए क्या लेना है, बस ये हमेशा ध्यान रखना है,
डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड में लगता है, लेकिन ईयर एंड की रेट नहीं लेनी है, वो रिलेटेड टू है मेरा नॉन मॉनेटरी आइटम, तो इसीलिए उसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेते हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन में क्या लेंगे, फिक्स्ड एसेट का परचेज डेट रेट अपने को कंसिडर करना है। क्लियर है? ये था मेरा ट्रांजेक्शन। और ये कब चाहिए होता है बेसिकली, ब्रांच अकाउंटिंग में अपनी जरूरत होती है, क्योंकि यदि मेरा फॉरेन ऑपरेशंस है उसको मुझे क्लब करके शो तो करना पड़ेगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो मुझे क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना है, फॉरेन करेंसी के ट्रायल बैलेंस को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो दीज आर द कन्वर्जन रेट्स। क्लियर है ये वाला चीज? ठीक है। अब जब आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है, कन्वर्ट करते हो एंड इफ मुझसे आपका या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा, इफ तुम्हारा वो शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, शॉर्ट टर्म बोले तो डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारे क्या है, शॉर्ट टर्म ही होते हैं, तो उससे ऊपर जो भी प्रॉफिट लॉस है इमीडिएटली कहाँ चार्ज कर दो, हमेशा इमीडिएटली हम लोग पीएनएल में चार्ज कर देगा। क्लियर है? लेकिन एक लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, ठीक है, एक तो तरीका क्या है, या तो पीएल में चार्ज करो उसको, तो ये दोनों सेम ही हो गया फिर, लेकिन दोनों सेम होता है तो क्या है, ये इसको प्रॉब्लम था कि जब दोनों अलग अलग करने का जरूरत ही क्यों है, जब दोनों का ट्रीटमेंट ही सेम करना है तो अलग अलग सीखना क्यों है, ऐसे सिंपली बोल दो कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है उसको आप पीएनएल में चार्ज कर देना, इनकम है तो क्रेडिट साइड और लॉसेस है तो डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट, कहानी वही खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, बोलता है पैरा 46 को इंट्रोड्यूस किया गया और ये एक बार अप्लाई कर दिया तो ये इरिवोकेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आना बहुत कम चांसेस है, क्योंकि दिस पैरा वाज रेलिवेंट अप टू, ठीक है, जब ये वाली चीज है ही नहीं तो आने का, बट आएगा, इंस्टीट्यूट तो जिद्दी है, देगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये पूरा का पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर लिख के आना है एग्जाम। पहले जब आप AS11 को डिस्क्राइब करोगे आपको ये पूरा लिख के आना पड़ेगा कि हम लोग का पहले चेक करना है कि एक्सचेंज डिफरेंस जो हुआ है विच इज ड्यू टू शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है या लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। इफ इट इज फ्रॉम लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम and related to acquisition of depreciable fixed asset, then exchange difference is added or deducted to the cost of asset. Clear है? If it is not related to my depreciable fixed asset, then हम लोग क्या करते हैं, जितना भी exchange difference होता है उसको accumulate करते हैं in foreign currency monetary item translation difference account and उसको write off करेंगे over the useful life of asset। क्लियर है? कोई भी बैलेंस यदि FCMITD यानी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में रह गया तो उसको अपन कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करेंगे। क्लियर है ये वाला चीज? ये FCMITD वाला जो कंसेप्ट था वो 31 मार्च 2020 तक रेलिवेंट था, लेकिन अब इसका कोई रेलिवेंसी है ही नहीं, मतलब डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स है तो हम लोग को एग्जाम में सीधा क्या करना चाहिए, उसकी कॉस्ट में ऐड या लेस कर दो, एंड इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू माय डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स तो सीधा उसका एक्सचेंज गेन पीएनएल में जाना चाहिए, ये वाला तो रेलिवेंट ही नहीं है। समझे ये चीज? क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक सेगमेंट है अपना AS11 के अंदर में। अभी तक क्या क्या पढ़ा, फॉरेन करेंसी दो तरह का, एक रिपोर्टिंग करेंसी और एक फॉरेन करेंसी, ठीक है, ऑपरेशंस दो है, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, ठीक है, ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी का एग्जांपल, ठीक है, मॉनेटरी डेटर, क्रेडिटर, कैश, कोई भी लोन, कैपिटल वगैरह, ये सारा क्या है, मॉनेटरी है। एक्सचेंज रेट्स में तुम्हारा इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जब करेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, इनकम एक्सपेंस, एवरेज और एक्चुअल, ठीक है, मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम ट्रांजैक्शन डेट,
डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स परचेज जिस दिन किया था उस दिन का रेट लेना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट, ठीक है। ये होता है मेरे को एक्सचेंज करने के लिए काम आएगा कि कौन से रेट से मेरे को एक्सचेंज करना है। इस एक्सचेंज करने की वजह से एक्सचेंज डिफरेंस है, तो एक्सचेंज डिफरेंस से गेन होगा या लॉस होगा। नाउ दिस गेन और लॉस इज रिलेटेड टू माय शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली पीएनएल में चला जाएगा। नाउ इफ इट इज रिलेटेड टू माय लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, तो क्या करना है, या तो पैरा 46 की तरफ देखो। पैरा 46 क्या बोलता है, पैरा 46 बोलता है यदि तुम्हारा फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम लॉन्ग टर्म पे एक्सचेंज डिफरेंस है, तब आप क्या करो, एसेट की कॉस्ट पे एड या लेस करो। लेकिन इफ वो डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग नहीं है, स्टिल लॉन्ग टर्म है, तब आप FCMITD बोल के एक अकाउंट ओपन करो, उसमें वो पैसा डाल दो और उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करो ओवर दी यूजफुल लाइफ ऑफ दी एसेट। एंड जितना भी बैलेंस FCMITD अकाउंट में होता है, दैट इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस। बट उपाय नहीं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मशीनरी है $5,000 ठीक है, इसका मतलब वो 1,4,20 हो गया 16 ठीक है। अब उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाकर डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन मशीनरी इज वेरी क्लियर। जो हम लोग जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएगा, फिर मशीनरी को जो रुपीस से कन्वर्ट करेगा, वो हम लोग वो 5,000 into 60 पे करेगा ना, विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। पहला बात है, हम मशीनरी को कन्वर्ट नहीं करते, हम उसके ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं। और ट्रायल बैलेंस में जो है तुम्हारा वो रिड्यूस होके ही वैल्यू आएगा, डेप्रिशिएट होके ही वैल्यू आएगा। पहले क्वेश्चन लगा था उसमें हम पहले तो किया डेप्रिशिएट करके, फिर जब आप सॉल्यूशन देंगे तो हम डेप्रिसिएशन पहले करना ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस लिखते हैं। हां, एडिशन क्या चीज, एडिशनल इंफॉर्मेशन था ना। हां, ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तब तो माइनस। हां, एडिशनल इंफॉर्मेशन था वो तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा वो वैसा किया गया। टू डेवलप ए मशीन, हाँ लोन है, लोन किया लेकिन मशीन खरीदने के लिए, बिकॉज लोन इज अ मॉनिटरी आइटम और ये मशीन लेने के लिए, मशीन लिया नहीं है, मशीन जब बन जाएगा तब वो डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स है। अभी तक तुम्हारे बुक्स में एसेट रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारे बुक्स में सिर्फ लोन रिकॉग्नाइज हुआ नहीं हो। क्यों, क्या चीज, क्योंकि तुमने FCMITD तो लाना पड़ेगा ना, लेकिन सिंस 31 मार्च 2020 तक ही एप्लीकेबल था। अब लोन रेट देखना पड़ेगा क्या उससे पहले है क्या, तब तुम्हारा FCMITD आ जाएगा। पैरा 46 कुछ पार्ट रह गया, उसका डिस्कशन कर लेते अपन इसके अंदर में। जैसे कि इतना हो गया, देन एक पार्ट और है इसके अंदर, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब तुम्हारा हेजिंग वगैरह हो गया कि फ्यूचर में मुझे डर है मेरा फॉरेन करेंसी बढ़ ना जाए या गिर ना जाए। ठीक है, जब आपने फॉरेन वालों को माल सेल किया, गुड सेल किया, मतलब उससे पैसा लेना है, तब आप हमेशा क्या चाहेगा, फॉरेन करेंसी और महंगा हो। लेकिन जब आप वहां से परचेज करते हैं तो आप हमेशा क्या चाहेगा, सस्ता हो। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपके कंट्रोल में तो है नहीं, तो आपको इसका डर रहता है। जब आपको डर रहता है तो आप क्या करते हो, उसको हेजिंग करते हो। हेजिंग का मतलब होता है आज ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे एक प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर, ताकि फ्यूचर का टेंशन ही खत्म। और एक होता है स्पेकुलेशन, हम सट्टा खेलते हैं कि हम खरीदेंगे तुमसे, तुम मुझे बेचोगे, एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, बस सट्टाबाजी है। क्लियर है, तो एक होता है सट्टाबाजी जिसको अपन स्पेकुलेशन बोलता है, और एक होता है हेजिंग जहाँ पे मुझे डर है, रिस्क है, रिस्क को कवर करने के लिए, लॉसेस को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या बोलता है, आपको जो फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी है कैलकुलेट किया है, उसको अमोर्टाइज करोगे ओवर कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज देखो आज है, सपोज फॉरेन करेंसी आपने एक एसेट खरीदा, $1 इज 50 रुपीज। ठीक है, $1 इज 50 प्रेजेंट आज। आफ्टर 1 ईयर आपको पे करना है। ठीक है, एंड आपको डर है कि $1 आज जो 50 है वो कहीं 60 ना हो जाए, आपको बहुत डर है। तो आपने क्या किया, आज ही
किसी एक्स पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब जिस पर्सन से खरीदा था उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हें या मैं आपको $1 इज इक्वल टू 55 करके पे करूंगा। अब उस दिन कोई भी रेट ऑफ फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है उस दिन रेट 55 से कम, तुम्हें कम देना पड़े, लेकिन ऐसा भी हो सकता है तुमने 60 सोचा था उससे भी ऊपर चला गया, बट तुमको ये पता है चलो मिनिमम 5 रुपए का लॉस तो बियर करने के लिए रेडी है। क्लियर है? इसी को बोलता है हेजिंग। आपने हेज कर दिया पहले ही डिसाइड कर लिया किस रेट से सेटलमेंट होने वाला है, इसी को बोलते हैं हेजिंग। क्लियर है? तो अब ये 5 रुपए में सामने वाला जो भी इंसान है आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फ्री में तो करेगा नहीं, उसका तुमसे चार्जेस तो लेगा ना, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। क्लियर है? तो ये जो है तुम्हारे लिए तो खर्चा है, बुक्स में इसको कैसे अमोर्टाइज करोगे इस एक्सपेंस को? ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जितना यानी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था तो ओवर 1 साल में हम लोग इसको राइट ऑफ कर देंगे। यदि ये 5 साल का होता था ओवर द 5 ईयर्स करते, और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता तो ओवर द 3 ईयर्स राइट ऑफ करते। क्लियर है? और फॉरवर्ड प्रीमियम कैसे निकाला हमने? आज का रेट कितना है? 50। कॉन्ट्रैक्ट किस रेट में किया? 55। तो प्रीमियम कितना? इसके ऊपर सामने वाला क्या करेगा? लेगा तुमसे फॉरवर्ड प्रीमियम, यही तो ले रहा है वो 5 रुपए एक्स्ट्रा। 5 रुपए तुम्हारे लिए लॉस है। सपोज आज है 50, सामने वाले को डर है गिर ना जाए, लेकिन गिरते 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 इतना गिरेगा कि 40 से नीचे चला जाएगा। मैं तो खुश हूँ, मुझे कम देना पड़ेगा। आज मैंने खरीदा $1 इज इक्वल्स टू 50 में, फ्यूचर में यदि $1 इक्वल्स टू 40 हो गया तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले 10 रुपए का मेरा फायदा हो गया। पर सामने वाले को डर है, सामने वाला आता है हेजिंग करने के लिए। एक काम करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 साल बाद क्या रेट होगा मुझे बहुत डर है इकोनॉमी को लेके। तो हम एक काम करते हैं, आपने आज $1 इक्वल्स टू 50 में किया है, आप हमें $1 इक्वल्स टू 47 करके पे कर देना। उसने हेज करके चला गया 3 रुपए का, तो दिस इज माय फॉरवर्ड डिस्काउंट। 3 रुपए कम देना पड़ रहा है ना, आज ही पता है मेरे को कि फ्यूचर में जितना भी कम हो, लेकिन 3 रुपए से ज्यादा तो डिस्काउंट मुझे मिल ही नहीं सकता ना। सामने वाले को मुझे कितने में पे करना पड़ेगा? $1 इक्वल्स टू 47 में पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज ही उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। अब उस दिन, जिस दिन मैं पे करूंगा, उस दिन यदि मार्केट रेट $1 इक्वल्स टू 30 भी हो गया ना, तो तभी भी मुझे कितना पे करना पड़ेगा? मैंने आज खरीदा $1 इक्वल्स टू 50 में, और पे कितना करूंगा? तो 3 रुपए मेरे लिए क्या है? फॉरवर्ड डिस्काउंट। क्लियर है ये चीज? फॉरवर्ड प्रीमियम एंड फॉरवर्ड डिस्काउंट, ये था हेजिंग के केस में। और स्पेकुलेशन के केस में क्या बोलता है? स्पेकुलेशन तो सट्टाबाजी है, तो जो भी गेन और लॉस होगा किस दिन रिकॉग्नाइज करेंगे? जिस दिन सेटलमेंट होगा। यानी आज कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं तुमसे $100, या फिर मैंने सट्टा खेल दिया कि 6 महीने बाद डॉलर का रेट 90 पहुंच जाएगा। अभी जिस हिसाब से बढ़ रहा है मैंने बोला 90 पहुंच जाएगा, तुम बोलते हो नहीं पहुंचेगा। तुमने भी एक रेट कोट किया, मैंने बोला नहीं पक्का पहुंचेगा, सट्टा खेल लिया हमने। अब उसमें या तो मैं जीतूंगा या हारूंगा। उस जीत हार से मुझे जितना भी गेन लॉस होगा मैं किस दिन रिकॉग्नाइज करूंगा? आफ्टर 6 मंथ्स। जिस दिन 6 मंथ्स में सेटलमेंट होगा उसी दिन रिकॉग्नाइज करूंगा। उससे पहले ईयर एंड हो जाओ या कुछ भी हो जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ये वाला चीज? क्या चीज? ऑन सेटलमेंट डेट लिखा ना, ऑन सेटलमेंट डेट होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये हर साल ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जितना चलता रहेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये चीज क्लियर है यहाँ पे? ये कंसेप्ट था तुम्हारा, इतना ही कंसेप्ट था तुम्हारा AS 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में। अब अपन क्या करते हैं, कंपाइलर्स का क्वेश्चन है, तो कंपाइलर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं।